Good afternoon, sixth class. In our last class, we have read about the government, why we need a government, and organs of the government. There are three types of organs. Number one, the legislative. Legislative means जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं उस ऑर्गन्स को हम कहते हैं द लेजिस्लेटिव. दैन नेक्स्ट इज़ द एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव मीन्स लेजिस्लेचर में जो कानून बनाए गए हैं उनको यहाँ पर एग्जीक्यूटिव में इम्प्लीमेंट किया जाता है. और दैन जुडिशरी. जुडिशरी मीन्स ये है कि न्याय दिलाना, न्याय प्रणाली को लागू करना, यानी कि जो हमने कानून को इम्प्लीमेंट किया है उन कानून को, उन लॉज को जो ब्रेक करता है उनको जुडिशरी के थ्रू पनिशमेंट दी जाती है. Now beta, today we are going to study about the levels of the government. As India is a very big country, it is divided into 29 states and 7 union territory. It is not easy to govern such a large country at a single level. Hence the government of India function at 3 levels. बेटा you know very well जो इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इसको हमने 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया है. और इतनी बड़ी कंट्री को गवर्न करना, चलाना एक सिंगल लेवल के बस की बात नहीं है. इसीलिए गवर्नमेंट को ठीक से रन करने के लिए 3 लेवल्स में इसको हमने डिवाइड किया है. द हाइएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट. इट ऑफिसेज आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया. It takes decision for the whole country. One of the jobs of union government is to maintain international relation with other countries in the world. अब जो हाईएस्ट लेवल है हमारी गवर्नमेंट का वो है यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो पूरी कंट्री के लिए, होल कंट्री के लिए जो रूल बनाती है. और जो इसका मेन ऑफिस है वो कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है, जो कि हमारी इंडिया की कैपिटल है. अब देखिए ये पूरी कंट्री के लिए डिसीज़न लेती है और इसका जो मेन जॉब है वो क्या है हमारी गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि वो जो अदर कंट्रीज़ हैं हमारी, उनके साथ जो अदर कंट्रीज़ हैं या नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ इंटरनेशनल जो रिलेशन है उनको बनाए रखना, मेंटेन करना उनको. सेकंड नंबर पर है द स्टेट गवर्नमेंट. लुक आफ्टर द अफेयर्स. अफेयर्स बेटा आपको बताया था मैंने, मामले होते हैं ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट के जितने भी मामले हैं, जितने भी विषय हैं वो कहाँ जाएंगे? हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जाएंगे. द डिसीजन मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई ओनली टू द पीपल लिविंग इन दैट स्टेट. और जो स्टेट गवर्नमेंट के डिसीज़न है वो सिर्फ उसी स्टेट में रहने वाले लोगों पर ही अप्लीकेबल हैं. जैसे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है या यूनियन जो गवर्नमेंट है वो पूरे होल कंट्री के लिए डिसीज़न ले सकती है, लेकिन जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट पर ही अप्लीकेबल है. नाउ नेक्स्ट है हमारी द लोएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. People living in towns, cities and villages have the power to take certain decisions which are related to the matters concerning only their area. It means स्टेट के अलावा जैसे सिटीज़ हैं, जैसे हम रोहतक सिटी में रहते हैं, आप एक पर्टिकुलर गांव में रहते हैं, तो वहाँ के जो भी डिसीज़न हैं वो वहाँ के एक पर्टिकुलर जो भी है लोअर्स लेवल पर जो गवर्नमेंट है वो लेगी, और वो एक पर्टिकुलर उसी एरिया के लिए लेगी जिस एरिया से वो गवर्नमेंट बिलोंग करती है. नाउ नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. फंक्शन मीन्स होता है काम. अब हमारी जो गवर्नमेंट है उसके काम क्या है? अ वाइटल मीन्स होता है मेन, वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन से अ वाइटल रोल इज़ प्लेड बाय द गवर्नमेंट इन द लाइफ ऑफ द पीपल. हियर आर सम फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट है वो हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो कुछ जो मेन फंक्शन है वो यहाँ पर दिए गए हैं. दीज आर द फॉलोइंग. नंबर 1, द गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन ऑन हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा. गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि पॉवर्टी मीन्स होता है बेटा गरीबी, और अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोज़गारी है, डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव है, उनके लिए, उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो कैसे डील करेगी, कैसे उनके लिए डिसीज़न लेगी उनको ख़त्म करने के लिए. सेकेंड है इट इज़ द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू मेंटेन आर्म्ड फोर्सेस टू डिफेंड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. इट ऑल्सो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद इन द कंट्री. अब जो मेन जॉब है गवर्नमेंट का वो क्या है कि मेंटेन आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि हमारी जो आर्मी है, हमारी जो सोल्जर्स हैं उनको, उनकी फ़ोर्स को बनाए रखना, ताकि हमारी जो कंट्री की बाउंड्रीज़ हैं उनको डिफेंड मीन्स प्रोटेक्ट करना
अदर कंट्रीज से बचा के रखना, हमारे देश की बाउंड्रीज़ को एनिमी से प्रोटेक्ट करना, और कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये हमारी गवर्नमेंट का काम है। Now third point is the government builds roads, hospitals, parks, museum and education institution for the people of, makes arrangement for the supply of essential commodities like electricity, cooking gas, water etc. to the people। अब जो गवर्नमेंट है वही हमारे रोड्स, हॉस्पिटल एंड पार्क, म्यूज़ियम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब कौन बनाती है? हमारे लिए गवर्नमेंट ही बनाती है। और जो अलग जो सब जैसे कि और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, कुकिंग गैस है, वाटर है, ये भी काम कौन करती है? गवर्नमेंट का ही काम है कि वो हम तक इनकी सप्लाई को प्रॉपर पहुंचाए। द गवर्नमेंट रन्स इम्पोर्टेंट सर्विसेज लाइक द रेलवेज, बसेस, पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन, एयरलाइंस एक्सेट्रा। ये सारी जो एसेंशियल सर्विस है, इंपॉर्टेंट जो हमारी सर्विसेज है, ये भी गवर्नमेंट ही हमें प्रोवाइड करती है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज एंड एजुकेशन टू द पीपल। गवर्नमेंट हमें हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करती है, लाइक इसके अंदर हॉस्पिटल्स आ जाएंगे हमारे, एजुकेशन मीन्स जो गवर्नमेंट स्कूल हैं या जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, वो भी सब कौन प्रोवाइड करती है? हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। नंबर 6 है मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज़ एंड अदर कंट्रीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए अदर कंट्रीज़ के साथ जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ पीसफुल रिलेशन बनाए रखना, और जो अदर कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर उनके साथ भी पीसफुल रिलेशन बनाए रखना, ये भी हमारी गवर्नमेंट का काम है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर, बेटा नेचुरल डिज़ास्टर होती है नेचुरल क्लैमिटीज़ लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, ये जो चीज़ें होती हैं ये नेचुरल होती हैं बेटा। द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेज रेस्क्यू वर्क, इट ऑल्सो प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड हेल्थ सर्विसेज टू द अफेक्टेड पीपल। इट मीन्स जो भी नेचुरल डिज़ास्टर आती है जैसे कि अर्थक्वेक मैंने आपको बता चुकी हूँ, सुनामी है, जो फ्लड है, जो ड्रॉट है, ये हमारे कुछ नेचुरल डिज़ास्टर हैं। इनसे गवर्नमेंट ही हमें रेस्क्यू मतलब बचाव कार्य करती है। हमको अगर हम यहाँ पे कहीं फंस जाते हैं किसी नेचुरल डिज़ास्टर में, तो हमारी गवर्नमेंट की वो ड्यूटी है कि वो वहाँ से हमें रेस्क्यू करे। रेस्क्यू मतलब हमें वहाँ से बचा के लाए। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन किसी एरिया में होती है तो उस एरिया के लोगों को फूड, शेल्टर और हेल्थ की जो सर्विसेज है वो उन अफेक्टेड मतलब प्रभावित लोगों तक पहुँचाए। नंबर 8 है द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू मेक लॉज टू इंश्योर दैट ऑल द डिपार्टमेंट फंक्शन स्मूथली। और गवर्नमेंट का ये काम भी है जितने भी डिपार्टमेंट है वो ठीक से अपना काम करे, इसके लिए वो लॉज भी बनाती है। नाउ बेटा आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए बेटा हमारी जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी कंट्री में डेमोक्रेसी ही हो। अलग अलग टाइप्स की गवर्नमेंट भी हैं जो अलग अलग कंट्री के अंदर है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इट। इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड देयर हैव बीन 3 मेन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम मैनकाइंड की हिस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पर 3 तरह की गवर्नमेंट है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट है मोनार्की। मोनार्की मीन्स है बेटा जहाँ पर राजा या रानी, कोई किंग या क्वीन जो रूल करती है, उस टाइप की गवर्नमेंट को हम कहते हैं मोनार्की। उसके बाद है डिक्टेटरशिप, यानी कि कोई ज़बरदस्ती किसी देश पर या किसी एरिया पे, किसी रीजन पे जो कब्जा कर लेता है उसको कहा जाता है डिक्टेटरशिप, और उस पर्सन को हम हिंदी में बोलते हैं तानाशाह, यानी कि ज़बरदस्ती शासन करना। उसके बाद है डेमोक्रेसी, जैसे कि हमारी इंडिया जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि यहाँ पे लोगों का ही लोगों के द्वारा शासन होता है, कि हम ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं और वो फिर गवर्नमेंट बनाते हैं जो मेजॉरिटी के साथ विन करते हैं और वो फिर गवर्नमेंट को रन करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोनार्की। अनटिल रिसेंटली मोनार्की वॉज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आज भी जो मोनार्की है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट या कॉमन सामान्य से आप मान सकते हो एक गवर्नमेंट का फॉर्म है। इन अ मोनार्की द किंग और क्वीन हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री, यानी कि जो मोनार्की गवर्नमेंट के अंदर राजा और रानी के पास ही देश की सारी पावर रहती है। व्हेन द मोनार्क डाइज, अगर कोई राजा या रानी मर जाते हैं, मोनार्क मींस राजा होता है, द पावर ऑटोमेटिकली पासिस टू द एल्डेस्ट चाइल्ड, तो जो उस राजा का जो भी बड़ा बेटा होता है या बड़ा बच्चा होता है उस तक वो पावर चली जाती है, ऑटोमेटिकली चली जाती है।
यूजुअली द एल्डेस्ट सन ऑफ द मोनार्क, यूजुअली क्या होता है, अक्सर क्या होता है कि जो बड़ा बेटा होता है उसको ही पावर जाती है। ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द मोनार्क, और कंट्री के सभी डिसीजन जो है वो मोनार्क ही लेता है। ऑल्दो दे हैव अ ग्रुप ऑफ एडवाइज़र एज देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दे आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू फॉलो दैम। कहते हैं कि उन डिसीज़न बनाने के लिए जो है वहाँ पर ग्रुप ऑफ एडवाइज़र कौन होते हैं, सलाह देने वाले। जो मोनार्की गवर्नमेंट है वहाँ पर एडवाइज़र भी होते हैं बहुत सारे, उनका ग्रुप होता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होता है। लेकिन फिर भी मोनार्क जो है ऑब्लाइज्ड नहीं है कि वो उनके रूल या रेगुलेशन या उनकी बात को माने। जो फाइनल डिसीजन है वो कौन लेगा, मोनार्क ही लेगा, यानी कि राजा या रानी ही लेंगे। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज़ डैट द पीपल हैव नो राइट टू चूज़ देयर रूलर। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस गवर्नमेंट में वो ये है कि लोगों के पास कोई भी राइट नहीं है कि वो अपने राजा को चुन सके। इवन इफ़ द हेयर होता है बेटा उत्तराधिकारी ऑफ अ मोनार्क इज़ नॉट कैपेबल इनफ टू रूल, द पीपल हैव टू एक्सेप्ट हिम एज देयर रूलर। भूटान हैज़ दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कहते हैं कि अगर जो उत्तराधिकारी है, जो राजा का उत्तराधिकारी है, जो राजा बनने वाला है, वो कैपेबल ना हो रूल करने के लिए, इनकी शासन करने के काबिल ना हो, फिर भी लोगों को उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है एक राजा के रूप में। और जो भूटान है हमारी नेबरिंग कंट्री है, उसमें इस टाइप की गवर्नमेंट है, इनकी मोनार्की गवर्नमेंट है भूटान के अंदर। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज़ डिक्टेटरशिप, यानी कि जिसको हम हिंदी में तानाशाही गवर्नमेंट भी बोलते हैं, यानी कि ज़बरदस्ती रूल करना किसी एरिया पर, किसी कंट्री पर। इन दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट द पावर रेस्ट विद वन पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव ऑब्टेन्ड द पावर बाय फोर्स। अब देखिए इस तरह की गवर्नमेंट में क्या होता है, या पूरी जो पावर है या तो एक पर्सन के हाथ में या कुछ लोगों का ग्रुप है, उनके पास पूरी पावर रहती है। और वो जो पावर है उन्होंने कैसे ऑब्टेन की है, कैसे प्राप्त की है, बाय फोर्स, यानी कि ताकत से प्राप्त की है। अ डिक्टेटर होता है तानाशाह। अ डिक्टेटर डज नॉट इनहेरिट द थ्रोन एज इन द केस ऑफ अ मोनार्क। जैसे मोनार्क क्या होता है, जब सिंहासन, थ्रोन मीन्स होता है सिंहासन, जब गद्दी पर बैठता है या सिंहासन में बैठता है तो वो क्या होता है, इनहेरिट मतलब वंशानुगत होता है। इनके पहले राजा, उसके बाद अगर राजा की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसका बेटा, इस टाइप से जो वो सिस्टम है वो चलता रहता है। लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं है, यहाँ पे हायरार्की सिस्टम नहीं होता, वंशानुगत या पीढ़ी दर पीढ़ी वाला सिस्टम नहीं होता। पीपल हैव नो से इन चूजिंग द गवर्नमेंट, इनकी लोगों ना चाहते भी उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। दोज हु चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द डिक्टेटर हैव टू फेस द कंसिक्वेंसेस। कहते हैं अगर लोग, जो भी पर्सन है वो चैलेंज करते हैं डिक्टेटर को, यानी कि डिक्टेटर के अगेंस्ट जाते हैं, तो उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। पाकिस्तान हैज़ बीन रूल्ड बाय दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द पास्ट। अब देखिए पाकिस्तान में जो है इसी तरह की गवर्नमेंट थी और उन्हें लंबे पीरियड तक इसको फेस किया है। इटली एंड जर्मनी ऑल्सो विटनेस, और इटली और जर्मनी में भी इसी तरह की डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट रही है। जैसे इटली के अंदर कौन था, मुसोलिनी था, और जर्मनी के अंदर हिटलर जो था वो एक डिक्टेटर रहे हैं। अब देखिए नाउ थर्ड इज़ अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द पावर टू चूज़ देयर ओन गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन। अब देखिए जो मोस्ट पॉपुलर गवर्नमेंट है वो कौन सी है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास पावर है कि वो अपनी मर्जी से इलेक्शन के थ्रू अपनी मर्जी की गवर्नमेंट, खुद की गवर्नमेंट को वो चूज़ कर सकते, इलेक्ट कर सकते, चुन सकती है। द अल्टीमेट पावर लाइज विद द पीपल एज ईच अडल्ट हैज़ द राइट टू वोट। और जो अल्टीमेट पावर है, जो पूरी पावर है वो किसके पास है, लोगों के पास है। लोगों के पास राइट है कि वो अपनी मर्जी से किसी को भी वोट दे सकते हैं। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू द पीपल फॉर इट्स एक्शन। और एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अगर कोई भी काम करती है तो उसे अपने काम के लिए लोगों को आंसर देना पड़ता है। डेमोक्रेसी भी डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव दोनों हो सकते हैं, डायरेक्ट भी हो सकती है, और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव आगे चूज़ होके गए हैं वो भी गवर्नमेंट को रन कर सकते हैं। नाउ निटी ग्रिटी द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विद मोर दैन अ बिलियन पीपल। अब देखिए डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं तो इंडिया एक वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी कंट्री है जिसमें डेमोक्रेसी सक्सेसफुली रन कर रही है।
अब देखिए नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या है, सभी को जो अडल्ट हो चुके हैं उनको वोट देने का राइट है। और अडल्ट कौन होंगे, जो कि 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से अबव हो चुके हैं, जो अपनी एज 18 ईयर्स को गेन कर चुके हैं, वो सभी अडल्ट हैं। और यूनिवर्सल मीन्स सबको, यानी कि जो 18 ईयर्स के हो चुके हैं उनको सबको। फ्रेंचाइज मीन्स होता है टू कास्ट वोट, उनको वोट डालने का राइट है। राइट मीन्स होता है बेटा अधिकार। सफरेज और फ्रेंचाइज इज़ द राइट टू वोट, यानी कि जो सफरेज या फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, वोट डालना। इन इंडिया वी हैव यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज विच मीन्स डैट ऑल द अडल्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री हैव द राइट टू वोट। इट मीन्स हमारी कंट्री के अंदर जितने भी अडल्ट सिटीजन हैं उन सभी को वोट डालने का राइट है। दिस सिस्टम इज़ प्रीवेलेंट इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ नाउ। प्रीवेलेंट मीन्स होता है बेटा फेमस। कहते हैं कि जो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर क्या है, यही सिस्टम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का सिस्टम ही प्रीवेलेंट है, यानी कि प्रचलित है। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, लेकिन ऐसा हमेशा ऐसा नहीं था। आज जैसे सभी को वोट डालने का राइट है, पहले ऐसा नहीं था, सभी को वोट कास्ट करने का राइट नहीं था। There was a time when the government did not allow women and poor people to participate in election। एक समय ऐसा भी था जब गवर्नमेंट ने अलाउ, यानी कि अनुमति नहीं दी थी किसको, वुमेन और पुअर पीपल, जो गरीब लोग हैं उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की अनुमति नहीं थी, उनको परमिशन नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फ्यू इंडियंस हैड वोटिंग राइट्स। इट मीन्स जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में तो वहाँ पर सभी लोगों को वोट डालने का राइट नहीं था, सिर्फ कुछ ही लोगों को वोट कास्ट करने का राइट था। द ब्रिटिश अलाउड वोटिंग राइट्स टू मैन हु वर एजुकेटेड एंड हु ओन्ड प्रॉपर्टी। ब्रिटिश ने सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट कास्ट करने का राइट दिया था जो पर्सन एजुकेटेड है और जिनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। सिंस वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू ओन प्रॉपर्टी दे कुड नॉट वोट ईदर। और क्योंकि वुमेन को उस टाइम पे क्या था, खुद की प्रॉपर्टी रखने का राइट नहीं था, इसलिए वो वोट भी नहीं कर सकती थी। रिफॉर्म्स मीन्स होता है बेटा सुधार करना। रिफॉर्म्स मीन्स सुधार, इम्प्रूवमेंट। रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द 19th सेंचुरी एंड द वोटिंग राइट्स वर एक्सटेंडेड टू अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल। यानी कि जो 19th सेंचुरी थी उसके अंदर बहुत सारे सुधार हुए हैं और उसमें काफ़ी सारे लोगों तक राइटिंग, यानी कि वोटिंग का राइट जो था वो उन तक पहुंच गया था, यानी कि वोट डालने का अधिकार उन तक पहुंच गया था। ऑल्दो वुमेन गोट द राइट टू ओन प्रॉपर्टी दे वर स्टिल नॉट अलाउड टू वोट। कहते ये भी उस टाइम पे वुमेन को राइट मिल गया था कि वो अपनी प्रॉपर्टी रख सके, लेकिन फिर भी उनको वोट डालने का अधिकार नहीं मिला था। इट वॉज आर्ग्यूड that since the man voted on behalf of the whole family, a woman need not vote separately। कहते हैं कि ऐसा था कि पूरी फैमिली के लिए सिर्फ एक ही आदमी वोट डालने जाएगा और वुमेन को ज़रूरत नहीं थी कि वो अलग से वोट डाले। इन इंडिया स्टेप्स वर टेकन टू इंक्लूड ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन द इलेक्शन प्रोसेस एंड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वॉज इंट्रोड्यूस आफ्टर द इंडिपेंडेंस। लेकिन जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद सभी को ही यहाँ पर क्या प्रीवेलेंट हो गया, यहाँ पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सभी को जिनकी एज 18 ईयर्स की हो गई वो सभी वोट कास्ट कर सकते थे। That's all for today beta. Read this chapter carefully and if you have any doubt you can contact me. Have a nice day beta.